Hello everyone, I'm Rashi Singh. Today we're going to start a new series of the current affairs, which is like started from the June 2022. Because most of the exams are going to conduct into the December or August, or you can say in your next coming months, like in October and November. That's why these are the some of the current affairs, which is like having a gist of like all the months from the Jan 2022. और आपका अभी तक आपका आगे जाके हम इनको आगे कवर करेंगे. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूज जो हम आज के सेशन में लेने वाले हैं वो आपका जून 2022 का रहेगा. जो न्यूज यहाँ पे रहेंगी वो थोड़ी सी डिटेल्ड रहेंगी, डिटेल इन द वे कि आप यूपीएससी के लिए भी जो इम्पोर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस उसमें से जो फ्रेम आउट होंगे तो आपके पीएससी के लिए, आपके बाकी बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए, एसएससी के लिए, वो आपके जितने भी आप एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, दे आर वेरी अप्रोप्रिएट फॉर दैट. जब भी आप यहाँ पे करंट अफेयर्स मेरे साथ में पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स में आपको ये नहीं है कि वी आर गोइंग टू स्टडी अ पर्टिकुलर न्यूज ओनली. हम उससे रिलेटेड अगर किसी और डायमेंशन में जा रहा है, वो चाहे आपका साइंस हो, इन्वायरमेंट हो, उनके भी जो कॉन्सेप्ट रहेंगे हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो हो सकता है समटाइम्स की पर्टिकुलर न्यूज आपकी लिटिल बिट थोड़ी सी डिटेल में चली जाए, बट वो डिटेल्स आपके लिए इतने अप्रोप्रिएट रहेंगे कि आपको वहां पे उसका प्रॉपरली यू विल बी एबल टू समराइज अ न्यूज, जिसमें आपको उसका साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हर तरीके का एस्पेक्ट को हम वहां पे जानेंगे. So if I'll start with my introduction, I'm Rashi Singh. I have done my masters in anthropology, masters in applied microbiology and biotechnology, graduation in chemistry honors, and I have done my graduation in आपका bachelor's in education also. I'm having an experience of 7 years and teaching experience basically you can say, and the three is teaching experience in UPSC CSE students also. तो आपको इफ आई स्टार्ट विद आई मीन द करंट अफेयर्स, तो आप देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद द न्यू अप्रोच. दैट इज द न्यू अप्रोच आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आप यहाँ पे क्या पढ़ेंगे. यू विल गोइंग टू लर्न अ पर्टिकुलर न्यूज की जिस तरह से आपको पढ़ना है, हाउ यू कैन लाइक एनालाइज अबाउट द क्वेश्चंस, आपको कैसे फ्रेम आउट करने हैं आप खुद से. सपोज इफ आई एम टीचिंग यू नॉट ओनली कि मैं अपना एक्सप्लेन करूंगी उस चीज के लिए, मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि अगर पर्टिकुलर न्यूज अगर आपके करंट अफेयर्स में है या करंट सिनारियोज में चल रही है, तो उस पर्टिकुलर न्यूज को आपको कैसे पढ़ना है, हाउ यू विल डेवलप अ कॉन्सेप्ट अबाउट कि आप उसका अगर सपोज जैसे मैं अगर अपना पहला टॉपिक लेती हूँ, दैट इज लाइक जो आपका इस समय पे न्यूज में था, the topic was there in the news that the concern over to the acute shortage of a key leprosy drug into the private sector. तो यहाँ पे आपको पहली चीज तो जिसमें पढ़ने वाली बात आती है, तो दैट इज द वन. आपको ये देखना है कि व्हाट इज देयर इनटू द न्यूज. न्यूज में बेसिकली था क्या. न्यूज में था आपका कि एक्यूट शॉर्टेज है, आपको एक्यूट का मीनिंग पता होना चाहिए, शॉर्टेज इनटू द की लेप्रेसी ड्रग आपको पता होना चाहिए, एंड बेसिकली इट वाज देयर इनटू द प्राइवेट सेक्टर. तो हमें न्यूज से मतलब नहीं है, डायरेक्टली नोबडी इज गोइंग टू आंसर क्वेश्चन कि आपको वो लेप्रेसी ड्रग कहाँ पे कम हो गया, क्या हो गया. कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा. लेप्रेसी होती क्या है, पहले तो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए. ठीक है. जो ड्रग्स की कमी हुई है, वो ड्रग्स कौन कौन से थे. ठीक है. ड्रग्स कॉम्बिनेशन था या सिंगल ड्रग था, तो उन चीजों के बारे में हमें लिटरली उनके बारे में आज जानेंगे. तो जब मैं अपनी फर्स्ट न्यूज के बारे में आपको बताती हूँ, तो आपने यहाँ पे देखा कि एक ड्रग है जिसका नाम है क्लोफेजेमाइन. क्लोफेजेमाइन आपका की स्ट्रक्चर होता है. की का मतलब होता है इंपॉर्टेंट कंटेंट होना, कि किसी भी चीज पे जैसे हम बात करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस की, आप लोगों ने सुना होगा एक स्पीशीज का नाम होता है की स्टोन स्पीशीज. ठीक है. की स्टोन स्पीशीज होने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको इन्वायरमेंटली देखती हूँ. ठीक है. अगर मैं इसको इन्वायरमेंटली अगर देखती हूँ, तो इन्वायरमेंटली अगर आपने कोई एक वर्ड सुना होगा जिसका नाम होता है की स्टोन कीस्टोन स्पीशीज. तो जब मैं कीस्टोन स्पीशीज के बारे में बात करती हूँ, तो वो स्पीशीज वो हो जाती है जो पर्टिकुलर एरिया की वो इंपॉर्टेंट स्पीशीज होती है कि अगर वो डेड हो जाए, एक्सटेंट हो जाए वहां से, या वुनरेबल हो जाए, या वहां के एरियाज में उसकी कमी होने लगे, तो उस जगह पे आपका क्या होगा, उसका पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा. इसी तरीके से अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, जब मैं अपने यहाँ पे ड्रग्स के लेवल पे बात करती हूँ, तो ड्रग्स के लेवल पे बात करने पे आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे जो क्लोफेजेमाइन है एक ऐसा इंपॉर्टेंट ड्रग है जो आपका ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है लेप्रेसी के लिए. अब लेप्रेसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज अ कुष्ठ रोग.
जब आपका मिलेनिन पिगमेंट आपका अनइवन हो जाता है एंड टू अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ योर बॉडी आप यहाँ पे थोड़े थोड़े पैचेस होते आते हैं, उस तरीके से डेवलप करते हो। उस समय पे आपकी स्किन इतनी वुनरेबल स्टेज में हो जाती है, इतनी वीक हो जाती है दैट अगर उसका हायर लेवल अगर आपको अगर होता है so that might can cause you the skin cancer also. So which had been into the short in the supply of Indian markets not for the several months, it's now not available. काफी समय से उसकी शॉर्टेज चल रही थी लेकिन नाउ अभी वो एकदम से ही एक्सटेंड हो गया है, वो नहीं मिल रहा है। तो मेडिसिन यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो है, गवर्नमेंट सेंटर्स में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में मिली है, बट यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ कि जो आपके प्राइवेट सेक्टर्स के जो हॉस्पिटल्स है वहां पे वो गायब हो गए हैं। फिर अगर हम बात करते हैं, अगर इसका बेसिक कॉज मैं मानूं तो आपका एक तरीके से इकोनॉमिक अनइवननेस कह सकते हो। कैसे? ये सिंपल सी चीज है, जिस भी चीज की होर्डिंग होनी शुरू हो जाती है, जिस भी चीज की होर्डिंग होने शुरू हो जाती है वो मार्केट में से उसकी शॉर्टेज होना शुरू हो जाती है। होर्डिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी सामान है, चाहे वो ड्रग्स है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, आपने क्या किया, बड़े बड़े गोदामों में उसको रखना शुरू कर दिया, यू आर नॉट स्प्रेडिंग, और वो आप जो एक कंटिन्यूस सप्लाई और चेन की जो साइकिल चल रही थी आपने उसको वहां पे तोड़ दिया। सपोज मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैंने यहाँ पे क्लोफेजेमाइन को मैं ग्रो करती हूँ, बनाती हूँ, बट मैंने क्या करा, मैंने इसको सप्लाई करना बंद कर दिया। पीपल आर आस्किंग, मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, दवाइयों की डिमांड बढ़ रही है, पेशेंट पर्टिकुलरली ज्यादा आ रहे हैं, बट अगर मैंने सप्लाई की चेन को यहाँ पे तोड़ दिया तो पीपल जो डिमांड कर रहे हैं वहां तक वो नहीं पहुंचेगी। अब धीरे धीरे इस पर्टिकुलर जो डिमांड रहेगी इस ड्रग की वो बढ़नी शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेशन का कॉज हो जाएगा, एंड दैट इज हाउ यहाँ पे होल्डिंग टेक प्लेस होती है, एंड दैट इज अ रिजल्ट ऑफ जो अभी इस समय पे इन्वायरमेंट में चल रहा है, सिनारियो में है कि वहां पे आपके क्लोफेजेमाइन की यहाँ पे क्या हो गई है, कमी हो गई है मार्केट में, खासकर से प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में, नॉट इन गवर्नमेंट, प्लीज रिमेंबर। अब ये होता क्या है, किस चीज के लिए काम करता है, हमें इसके बारे में जानना पड़ेगा। तो क्लोफेजमाइन आपका एक ड्रग होता है दैट इज लाइक वन ऑफ द 3 एसेंशियल ड्रग, जिसको एक मल्टीपल ड्रग ट्रीटमेंट थेरेपी बोली जाती है। किस चीज के लिए, कौन सी बीमारी के लिए होता है, दैट इज लाइक द मल्टी बैसिलरी लेप्रेसी, जिसको MMBDT भी बोला जाता है, MBMDT बोला जाता है, दैट इज अलोंग विद द रेमिफाइसिन एंड द डेस्पोसोल। तो 3 मेडिसिन है जिनका कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है लेप्रेसी को ट्रीट करने के लिए। लेप्रेसी भी कौन सी, जिसमें बात होती है मल्टी बैसिलरी लेप्रेसी की। अब इस शब्द का मतलब क्या है, जिसको मैं बोलती हूँ MBMDT, बेसिकली इसका मीनिंग क्या है। मल्टी का मीन्स हुआ कि जहां पे आपके बैसिलस बैक्टीरिया, आपने सुना होगा जब आप बैसिलस के बारे में पढ़ा होगा 9th क्लास में, 10th क्लास में, तो आपने देखा होगा जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी मोर्फोलॉजी क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। मॉर्फोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ, वो दिखते डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं, जैसे उनके शेप्स अलग होते हैं। सपोज अगर मैं हम अपने इंसानों की बात करूं तो वी आर आई एम हैविंग अ डिफरेंट फेस स्ट्रक्चर, different eyes origin, different skin color. In the similar way, the bacteria also like having a different body orientation, and you can say कि different यहाँ पे आपका क्या रहता है, इनका size, shape, color और इनका जो वर्किंग मोड होता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होता है, जो टॉक्सिसिटी ये प्रोड्यूस करते हैं दैट इज ऑल्सो रेंजिंग विद द डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया। तो ये आपका फोकस होता है, आपने सुना होगा, ठीक है, ये आपका राउंड होता है, स्पेरिकल होता है, कॉलोनीज में मिलता है, ठीक है, स्पाइरल होता है। तो बैक्टीरिया के बहुत ज्यादा, आपके सिलेंड्रिकल होता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट इसके साइज एंड शेप मिल जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीपल बैसिलस एक कैटेगरी बताई गई है बैक्टीरिया की, वो आपस में मिलकर वो क्या करते हैं, लेप्रेसी क्रॉस करते हैं, दैट इज लाइक डैमेजिंग योर स्किन। तो उसको MBMDT बोला गया है इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, एंड दैट इज लाइक आपको जो यूज किए जाते हैं 3 ड्रग्स जो इसको ट्रीट करते हैं। तो पहला हुआ आपका क्लोफेजमाइन विच इज लाइक हैविंग अ शॉर्टेज इनटू द मार्केट, अनदर वन इज द रामिफाइसिन एंड डेस्पोसोल, ठीक है। 3 ड्रग्स की यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तीनों ही ट्रीट करने के काम आते हैं लेप्रेसी के। फिर हम बात करते हैं, इट इज नीडेड नॉट ओनली टू द थेरेपी एंड क्योर ऑफ लेप्रेसी। अगर मैं बात करती हूँ रेमेफाइसिन की, डेस्पोसोन की और क्लोफेसमाइन की, इट्स नॉट ओनली लाइक यूज इन टू द ट्रीटमेंट ऑफ अ लेप्रेसी, it is like an active component, the disease active component of the disease cured for the disease, like the drugs used for the cure of the जितने भी बैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस होते हैं उनके लिए भी यहाँ पे ये यूज किया जाता है, ठीक है। एक्यूट, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो दैट इज लाइक ऑल्सो यूज फॉर द एक्यूट कंट्रोलिंग एंड एक्सबरेशन ऑफ द डिजीजेस। तो क्लोफेजमाइन शोज द एक्टिविटी अगेंस्ट द मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। आपने ट्यूबरक्लोसिस के बारे में सुना होगा, जिसको अगर हम बात करें अपनी आम भाषा में, हम अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि किसी को टीबी हो गया। तो टीबी का होने का मतलब है ट्यूबरक्लोसिस हो जाना,
ठीक है। तो ट्यूबरक्लोसिस हो जाने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये आपका एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया होता है जो आपका क्या करता है, दो तरीके से ये अफेक्ट करता है। मैं अगर बात करती हूँ ट्यूबरक्लोसिस का मीनिंग क्या है, तो ट्यूबरक्लोसिस को आप समझेंगे, ट्यूबरक्लोसिस दो तरीके से होता है। ट्यूबरक्लोसिस दो तरीके से होने का मतलब क्या है, एक होता है आपका पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी टीबी। दूसरा होता है आपका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। क्लियर? दोनों में डिफरेंस क्या है? पल्मोनरी के बारे में आपने सुना होगा, ये बहुत कॉमन है, और खासकर से अगर मैं बात करती हूँ एशियन एशियन और अफ्रीकन जो आपके कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज में सबसे ज्यादा ये वहां पे पाया जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो बेसिकली मतलब क्या है कि आपने सुना होगा इसके सिम्टम्स है कि लोगों को खांसी बहुत ज्यादा आती है, जुकाम हो जाएगा, वीकनेस होनी शुरू हो जाएगी, आपको प्रोलॉन्ग फीवर रहता है, माइल्ड ग्रेड फीवर लगातार रहता है। तो दीज आर द सम ऑफ द सिम्टम्स फॉर द पल्मोनरी टीबी। समटाइम्स आपने पल्मोनरी मतलब कि जब यहाँ पे आपके बेसिकली जो आपके बॉडी के जो लंग्स हैं वो डैमेज होते हैं, ठीक है, जो आपका अफेक्टेड पार्ट होता है वो लंग्स होते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर मैं जब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी की बात करती हूँ, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी आपका वो होता है जहां पे योर बॉडीज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मीन्स कि पल्मोनरी को छोड़ के, आपके लंग्स को छोड़ के रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट गेट अफेक्टेड। तो जैसे कि इट कैन, व्हाट द अदर एरियाज इट कैन अफेक्ट, ये आपके ब्रेन में हो सकता है, सम ऑफ द, अगर मैं बात करती हूँ क्रेनियल नर्व्स आपके होते हैं उनको डैमेज कर सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ ये आपका लिम्फ नोड्स को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये आपके बॉडी के लंग्स के साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ आपका स्पाइनल कॉर्ड, अगर मैं बात करती हूँ बैकबोन का टीबी हो जाता है, बोन्स टीबी हो जाता है, मैं बात करती हूँ यहाँ पे आपका इंटेस्टाइनल टीबी हो सकता है। तो दैट कैन लाइक अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट अपार्ट फ्रॉम योर लंग्स, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। फिर मैं यहाँ पे आपका बात करती हूँ कि जो एक पर्टिकुलर ड्रग्स का जो कॉम्बिनेशन है, क्लोफेसामाइन, जो आपका मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस हो जाना। तो जब आपने सुना होगा कि जब हाई ग्रेड टीबी हो जाता है, हाई ग्रेड टीबी हो जाने का मतलब अगर इनिशियल स्टेज में है तो दैट कैन बी आपका क्या होता है कि क्योरेबल, ठीक है, क्योरेबल है। आपकी माइल्ड ग्रेड जो मेडिसिन जनरली आपका डॉट्स की साइड से दी जाती है, ठीक है। डॉट्स की अगर मैं बात करती हूँ, WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साइड से चलाया गया एक सा प्रोग्राम है विच इज लाइक क्योरिंग और विच इज लाइक हेल्पिंग टू कर्व, और आप कह सकते हो बिल्कुल कि एक्सटेंड करना चाहता है टीबी को पूरे वर्ल्ड से, टीबी रहित इंडिया बनाना या फिर देश बनाना चाहता है या कंट्री या वर्ल्ड बनाना चाहता है, तो दैट इज द वन। तो ये गवर्न करता है किसके अंडर, आपका WHO के अंदर गवर्न करता है। डॉट्स क्या करता है, आपको सर्टेन मेडिसिन देता है, विच आर द मेडिसिन, वो आपकी ग्रेड के ऊपर डिसाइड करती है कि फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है। तो जो बेसिक मेडिसिन जो आपको फर्स्ट ग्रेड में दी जाती है, जिनका कंटेंट थोड़ा कम होता है, जिनका एमजी थोड़ा कम होता है, क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, तो उसको हमने फर्स्ट ग्रेड में रख दिया। अगर ये फर्स्ट ग्रेड दवाइयां भी अगर आपकी फेल हो जाती हैं, तब आपको सेकंड लेवल की दवाइयां दी जाती हैं। ये भी फेल हो जाती, तब आप थर्ड लेवल पे आते हो। लेकिन अगर आपके तीनों ही लेवल की दवाइयां आपको अब असर नहीं कर रही हैं, ठीक है, तीनों ही टाइप की जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है अगर आपको आपको असर नहीं कर रहे हैं, आपके लिए बैक्टीरिया को नहीं मार पा रहे, आपकी कंडीशन में सुधार नहीं हो रहा है, उस केस में आपको बोला जाता है मल्टीपल मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट, ड्रग रेजिस्टेंस। वो कंडीशन आपकी बोली जाती है MDR, कि जब आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स भी असर नहीं कर रहे हैं, तो उस समय पे उसको मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, जिसको MDR बोला जाता है। अगर आप किसी सिंगल दवाई के लिए, ठीक है, यू गॉट रेजिस्टेंस, कि आपको पर्टिकुलर सपोज मान लीजिए जैसे डोलो वॉज देयर इन द वेरी मच ट्रेंड, अभी जैसे कोविड-19 हुआ सबको, तो आपने ये चीज देखी होगी कि जो आपका डोलो थी, मोस्ट ऑफ द, अभी आपने देखा होगा डोलो के ऊपर स्कैम वगैरह भी चल रहा है बहुत ज्यादा, कि डोलो वाली जो कंपनीज थी, दे वर लाइक गिविंग द फ्री बीज टू द मेनी ऑफ द डॉक्टर्स फॉर प्रिस्क्राइबिंग द डोलो फॉर द मेनी ऑफ द पेशेंट्स हु आर कमिंग टू देम, ठीक है, ड्यूरिंग दैट कोविड-19 वाला पीरियड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि SDR मतलब कि सपोज आप डोलो खाते रहे, आपने देखा नहीं डोलो खा लो, फीवर हो गया डोलो खा लो, सर दर्द है डोलो खा लो, आप ये डोलो डोलो करते रहे, तो डोलो से आगे क्या हुआ कि वो डोलो आपको असर करना बंद हो गई, ठीक है। तो वहां क्या होता है, दैट पर्टिकुलर मेडिसिन इज नॉट वर्किंग ऑन यू, अब आप डोलो खा रहे हो तो आपका फीवर उतर नहीं रहा, ठीक है, ये आपका फीवर बना हुआ है, तो उसको बोलते हैं सिंगल ड्रग रेजिस्टेंस।
तो यहाँ पे आपका SDR हो गया। लेकिन ऐसे ही अब आपको मान लीजिए जब आप डोलो खाते रहे तो डोलो ने आपकी इम्यूनिटी को और ज्यादा कर्व कर दिया, तो अब आपको ये डोलो भी असर नहीं कर रही, आपको पैरासिटामोल भी असर नहीं कर रही, आपको एजिथ्रोमाइसिन 500 भी असर नहीं कर रही है। तो जब आपको तीनों ही दवाइयां असर नहीं कर रही तो अल्टीमेटली क्या हुआ, तब आपको हो जाता है मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस। तो जब हम टीबी की मेडिसिन लगातार लेते रहते हैं, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी तो वर्क कर रही है ना। एंड यू ऑल नो कि जब आप ज्यादा से ज्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं तो अल्टीमेटली दैट इज लाइक अफेक्टिंग योर इम्यूनिटी। तो उस जगह पे अगर इम्यूनिटी आपकी खराब हो जाती है, कुछ असर होता है, और आपको ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन अगर असर नहीं करती है जो फर्स्ट ग्रेड दी जाती है ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने में, उस केस में यहाँ पे क्लोफेजेमाइन शोड द एक्टिविटी। क्लोफेजेमाइन ने ये दिखाया दैट कम्स एज अ बूस्टर डोज, दैट कम्स एज अ बूस्टर डोज, कि उस समय पे अगर आपको कोई भी दवाई असर नहीं कर रही तो उस समय पे आपने क्लोफेजेमाइन को यहाँ पे क्या करा, यूज किया फॉर द मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस व्हिच इज लाइक हैपनिंग इन द केस ऑफ आपका ट्यूबरक्लोसिस। तो दैट इज लाइक रिकमेंडेड बाय द WHO टू ट्रीट द ड्रग रेजिस्टेंट, कि जहां कहीं पे भी अगर आपको मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट हो रहा है, सिंगल ड्रग रेजिस्टेंट हो रहा है, और कोई आपको लो ग्रेड की दवाइयां असर नहीं कर रही, तो हाई ग्रेड की दवाइयों में कौन सी दवाई आ जाएगी, क्लोफेजेमाइन। ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो अंडर द NLEP, नेशनल लेप्रेसी इराडिकेशन प्रोग्राम, द गवर्नमेंट हैज बीन इंश्योरिंग द स्पीडी सप्लाई ऑफ अ मंथली ब्लिस्टर्स पैक। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, उस जगह पे एक तरीके का प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम रखा गया उन्होंने NLEP, नेशनल लेप्रेसी इराडिकेशन प्रोग्राम, जहां पे गवर्नमेंट ये कहती है कि आप सब लोगों को फ्री में दवाइयां बांटी जाएंगी, आपके घर में दे दी जाएंगी, बट आपको क्या नहीं होना चाहिए, आपको टीबी नहीं होना चाहिए, सॉरी लेप्रेसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेप्रेसी में आपने लोगों को देखा होगा कि उनकी स्किन इस तरीके से पैची वर्क में हो जाता है। लेप्रेसी अब हम देखेंगे कि क्या होता है, हमें ये भी पता होना चाहिए लेप्रेसी है क्या। अब बेसिक तो मुझे पता है कि लेप्रेसी क्या है, कि भाई स्किन पैची हो जाएगी, कलर आपका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाएंगे, दैट इज हाउ द लेप्रेसी इज। अब लेप्रेसी के बारे में कुछ चीजें जो बेसिक हैं हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो क्या है कि लेप्रेसी को हम एक हेंसन डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि मिस्टर हेंसन ने ही जो आपका टीबी था इसको क्या करा था, फिगर सॉरी आई एम वेरी सॉरी, लेप्रेसी था उसको फिगर आउट किया था, क्लियर। फिर मैं बात करती हूँ, लेप्रेसी इज अ क्रोनिक डिजीज, एक्यूट डिजीज नहीं है कि आज हुआ कल खत्म, बाय बाय टाटा, ऐसा नहीं करती है। टीबी लेप्रेसी क्या करती है, एक बार आती है जिंदगी में और बसती ही चली जाती है, वो जाने की कोशिश नहीं करती। तो लेप्रेसी इज लाइक अ बुढ़ापा, कि वो एक बार आया, एक बाल सफेद हुआ तो चार बाल आपके सफेद हो जाएंगे, एंड दैट इज लाइक यू आर गेटिंग इनटू द बुढ़ा वाले कंडीशन, क्लियर। तो यहाँ पे सेम इज अ लेप्रेसी। तो लेप्रेसी आपका क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक डिजीज वो होते हैं, एक्यूट मतलब जो थोड़े टाइम में सही हो जाएंगे, जैसे आपको जुकाम हुआ, खांसी हुआ, कोविड हुआ। कोविड से मतलब मर भी सकते होते हैं, लेकिन लेप्रेसी से एज सच आप नहीं मरोगे, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होती हैं जहां पे आपका जब आपकी डेथ भी होनी पॉसिबल हो जाती है। तो क्रोनिक डिसीज है, वो लंबे समय तक चलता है, एक्यूट थोड़े समय तक चल के खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम व्हिच इज कॉल्ड एज अ माइकोबैक्टीरियल लेप्रे। तो आपको पहली चीज क्या पता होनी चाहिए कि आपने 3 ड्रग्स के नाम देखे, ठीक है, क्लोफेजेमाइन, आपने देखा रेमेफाइसिन, आपने देखा डेस्पोसोल, क्लियर। 3 ड्रग्स आपके नाम देखे, which is like also using for the leprosy. Second, it is also using for the multi grade, अगर आपको ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है तो दैट इज फॉर द ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज यूजिंग अगेंस्ट दैट। थर्ड थिंग आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि लेप्रेसी डिजीज को आपका हेंसन डिजीज भी बोला जाता है। चौथी चीज आपको ये देखनी है कि बैक्टीरियल है या वायरल है, तो आपको ये चीज अभी पता चल चुका है, इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया कौन सा है जो इसे कॉज करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ठीक है। ये कैसा बैक्टीरिया होता है, ये रॉड शेप बैक्टीरिया होता है। और एक इसकी कंफर्मेशन कैसे होती है, एक एसिड फास्ट टेस्ट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एसिड फास्ट क्या है, एसिड फास्ट आपका एक टेस्ट है जो यूज किया जाता है टू फाइंड द, कि भाई टू फाइंड द एबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ बैक्टीरिया, जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे है उसके लिए यूज किया जाता है टू डिटेक्ट दैट, क्लियर। कैसा बैक्टीरिया होता है, रॉड शेप होता है, क्लियर। फिर हम बात करेंगे कि लेप्रेसी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिजीज, अगर आप देखोगे तो बहुत ही बुढ़ापे वाले जमाने से है, 600 BCE के टाइम से है, ठीक है, फार बैक टू बैक पीरियड ऑफ टाइम। फिर मैं अगर बात करती हूँ कि यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, लेप्रेसी को इज एंडेमिक इनटू द सेवरल स्टेट, उसने बताया कि बहुत जगह पे ये जो डिजीज है वो कैसा है, एंडेमिक है। एंडेमिक होने का मतलब अगर आपको ये चीज पता ही होगा, जैसे सबसे पहले आप सोच के देखो कि इसका सबसे जीता जागता उदाहरण उदाहरण आपका रहेगा कोविड-19, ठीक है। अगर मैं कोविड-19 की बात करती हूँ तो आपको सबको पता है कहाँ से स्टार्ट हुआ, चाइना से स्टार्ट हुआ।
चाइना के एक पर्टिकुलर प्रोविंस से स्टार्ट हुआ। तो जब वो पर्टिकुलर जगह पे था तब तो वो कैसा था, एंडेमिक था, एक पर्टिकुलर स्टेट में था, सिटी में था, तब तक वो एंडेमिक था। ठीक है, फिर उसने क्या करा, वो दूसरी जगह फैलना शुरू हुआ कि चाइना से अमेरिका गया, यूके गया, यहाँ लंदन से गया पटना, पटना से गया यहाँ, फिर ठीक है यहाँ से सभी जगह गया। तो वो सब जगह जाने के बाद अब वो कैसा हो गया, पैंडेमिक हो गया, पैन टाइप हो गया। ठीक है, पैन हो गया मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया। तो जहां जहां पे भी मोस्ट ऑफ द सिटीज इफ इट इज कवरिंग, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, पैंडेमिक हो जाएगा। तो आप देखोगे कि ये जो आपका लेप्रेसी था, डब्ल्यूएचओ ने उसको बोला कि लेप्रेसी आपका क्या है, एंडेमिक डिजीज है, पर्टिकुलर सोसाइटीज में, पर्टिकुलर एरियाज में, ऐसा नहीं पूरी कंट्री में हो रहा है, बट कुछ कुछ एरियाज में इसका क्या है, जो इंक्रीजिंग अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, एंड मोस्टली आपका देख सकते हो कि सेवरल स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में इट इज सेट टू बी दैट एंडेमिक विद द एनुअल केस डिटेक्शन 4.56 पर थाउजेंड पॉपुलेशन। ठीक है, द प्रेवलेंस ऑफ अ रेट अगर मैं बात करती हूँ 0.4% है 10,000 के ऊपर है आपका पॉपुलेशन पे। एरियाज ऑफ इन्फेक्शन अगर मैं बात करती हूँ, अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से बॉडी के एरियाज होते हैं जहां को ये अफेक्ट करता है। तो आप ये देखोगे कि भाई स्किन पे, आपको पता होगा कि स्किन हमारे तीन फॉर्म्स में होती है। ठीक है, इसकी तीन लेयर होती है। पहली होती है एपिडर्मल, ठीक है, एपिडर्मल। सेकेंड इज आपका मेसोडर्मल। थर्ड इज आपका एंडोडर्मल। आपने देखा, एपिडर्मल आउटर, मेसो बीच का, और एंडो मीन्स बिल्कुल ही अंदर की साइड पे जहां से हड्डी उड्डी को चिपक जाएगी। क्लियर? तो हमारे मोस्टली मोस्टली जो हमारे बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती है सबसे पहले, तो हमारी स्किन को करती है। अभी स्किन को करेगी, आप सोच के देखो, स्किन की अगर ये नर्व्स को यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, स्किन में भी हमारे नर्व्स होते हैं। आपका सेंसरी ऑर्गन है, सबसे बड़ा सेंसरी ऑर्गन है आपकी पूरी बॉडी में, जिसको स्किन बोला जाता है। स्किन को अगर ये डैमेज कर दिया तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा, आपको फीलिंग नहीं होगी। ठीक है, आपको टच होने के सेंसेस आपके यहाँ के लॉस्ट हो सकते हैं। दूसरी चीज, ये पेरीफेरल नर्व्स होती हैं। पेरीफेरल नर्व्स मतलब आप देख सकते हो कि देखो, एक तो आपका जो नर्व्स है वो सारी जनरेट कहाँ से होती है, आपके स्पाइनल कॉर्ड से। whatever the cranial nerves you are having in your bone, that is into the form of a cord, वो एक लंबी सी एक तरह तारों का गुच्छा। तो जितनी भी हमारे यहाँ के तार हैं पूरे दिमाग से जुड़े हुए, वो क्या करते हैं, कॉर्ड के फॉर्म में, जैसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वो हमारे सर के पीछे आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, ये हमारा हेड है, और इस हेड में से जितनी भी हमारी नर्व्स हैं वो उस तरीके की आ रही हैं। ये पीछे आप जाते हो कि ये आपके जो बैकबोन होती है वो उसे कवर करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जो इस तरीके से सी लाइक बोन्स होती है आपकी, वो इस पूरे बैकबोन को कवर करती हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो कॉर्ड होती हैं, इनका क्या होता है, बहुत सारा इनका नेटवर्क होता है जो यहाँ से चैनलाइज होता है थ्रू आउट और ऑल द बॉडी पार्ट, इवन इट योर फिंगर टिप्स। अगर मैं बात करती हूँ आपके फिंगर की बिल्कुल पोर्स में भी यहाँ तक भी आपकी नर्व्स होती हैं। तो जो भी नर्व्स आपकी पेरीफेरी पे आ रही, पेरीफेरी मतलब आउटर, पेरीफेरी मतलब आउटर स्ट्रक्चर पे जहां तक आ रही है, वहां तक भी ये क्या करता है, उसको डैमेज कर सकता है। तीसरा पार्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या हुआ आपका, ये आपका ओरल कैविटी, आपकी नेजल कैविटी एंड योर बसल कैविटी। ओरल कैविटी जहां से आप खाना खा रहे हैं, आपकी स्किन, अंदर का मुंह का पार्ट हो गया, ठीक है, नीचे आपका टंग वाला पार्ट हो गया, अंदर आपका जॉ लाइन वाला पार्ट हो गया, फिर आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया। ठीक है, जहां से आप सांस लेकर आ रहे हो, जो नर्व्स आपकी यहाँ से जो ओपनिंग है वो, फिर आपका बकल कैविटी आप कह सकते हो, ये वाला जो पोर्शन है दैट कैन ऑल्सो डैमेज अप टू द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, एंड द लाइनिंग ऑफ द नोज, लाइनिंग ऑफ द नोज को भी ये अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब मैं अगर बात करती हूँ कि भाई जो चौथा चीज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मान है कि भाई मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है। देखो, बैक्टीरियल डिजीजेस जो भी होते हैं वो आपके मोस्टली कंटामिनेटेड वाले होते हैं, कंटामिनेशन से जो फैलते हैं। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीजेस में आता है ये। तो भाई सिंपल सी चीज है, मेनली बाय द ब्रीदिंग। मेरे को स्नीज हुआ, मेरे को छींक आई, मैंने खांसी मारी, जैसे हम लोग की बहुत ही आदत होती है, छींक आई, अरे आप छू करके बिल्कुल छींक मारेंगे, पूरी दुनिया में फैला देंगे, सबको पता होना चाहिए कि भाई हमने छींक मारी है। ठीक है, नहीं भाई, दिस इज अ बैड हैबिट। हमेशा बताया जाता है कि whenever you are sneezing, coughing, तो you should always put a hanky on your nose। आपको हमेशा से नाक के ऊपर कोई चीज रखनी चाहिए, आप अपना हाथ ही रख लो कि भाई ठीक है तुम बीमार हो तो और बैक्टीरिया तुम ही खा लो, लेकिन किसी और को वो इन्फेक्ट मत करो। तो यहाँ पे क्या है, द ब्रीदिंग इज एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। मैंने छींक मारी, एयरबोर्न हो गया। इट कैन बी कनेक्टेड एट एनी एज, किसी भी एज तक आपका आ सकता है। ठीक है, आप अगर किसी को आपने छींक मारी और उन्हीं हाथों से आओ भाई हेलो कर ले, आओ भाई गले लग रहे, ये वाले काम अगर करोगे तो भी ये फैल जाता है। सिम्टम्स क्या होते हैं,
कि रेड कलर के पैचेस आपके स्किन पे डेवलप होना शुरू करें। सबसे पहले एकदम ही व्हाइट नहीं होता, आपको रेड कलर का आपको ऐसा लगेगा कि नहीं भाई सनबर्न हो गया, ऐसा लगेगा। ठीक है, सनबर्न हो गया, पैचेस पड़ रहे हैं बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर लेशंस हो जाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेशंस? लेशंस मतलब पैचेस हो जाएंगे। मेरी तो एकदम सिमिलर है, बट अगर सपोज मान लो कि जैसे हम ये कहते हैं ना कि व्हाइट पैचेस हो गया, सपोज टैनिंग दिखती है। अब जैसे सपोज आप यहाँ पे देखो ये सम ऑफ द कलर लाइक आपको डिफरेंस दिखेगा, तो इस तरीके से कलर डिफरेंस आपका होना शुरू कर जाएगा। तो वो जब कलर डिफरेंस आना शुरू कर जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज अ, आपको स्किन लेशंस बनने शुरू हो जाते हैं। फिर मैं बात करती हूँ यहाँ पे कि नमनेस इनटू द आर्म्स होगा, जहां जहां पे भी जिस भी पोर्शन में आपको इस तरीके के पैचेस होते चले जाएंगे, हैंड्स में, लेग्स में, ठीक है, वहां पे आपको एक तरीके से नमनेस फील होगी। नमनेस मतलब कि वहां पे जैसे सुन्न हो जाता है ना, वो वाला एरिया हमें पता ही नहीं चल रहा वेनेवर वी आर टचिंग की कोई चीज है भी यहाँ पे नहीं है, वैसा। फिर अल्सर्स भी हो जाते हैं सोल्स इनटू द फीट, जो आपके पंजे हैं उन पंजों में छाले जैसे पड़ने शुरू हो जाते हैं, मसल्स की वीकनेस हो जाएगी और एक्सेसिव वेट लॉस आपका होता चला जाएगा। पीपल आर लाइक रिड्यूसिंग द वेट एट अ वेरी हाई स्टेज, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है भाई, सबको पता है कि अगर ऐसा है बैक्टीरियल डिजीज है, ट्रीट हो सकता है, तो प्रॉब्लम क्या है, हम इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पे यही है कि इसको डिटेक्ट करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दैट इज अ लिटरली अ सीरियस इशू कि वहां पे हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। अब जो हम इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि हुआ क्या है, क्यों, क्योंकि इसको जो सिम्टम्स है 3 to 5 years लेते हैं ग्रो करने में, ठीक है। तो याद रखिएगा 3 to 5 years उसका ग्रो करने में सिम्टम्स लेता है। इसका लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है। लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड होने का मतलब कि द टाइम यू गॉट इन्फेक्टेड, द टाइम इट लाइक स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग ऑन योर बॉडी, वो आपका टाइम पीरियड बड़ा लंबा है। अगर मैं बात करती हूँ नॉर्मल किसी को कोल्ड और फ्लू हुआ, आपने सुबह किसी ने छींका, यू इनहेल दैट एयर, और शाम तक आते आते आपको सोर थ्रोट हो जाएगा, रात को सो जाओगे तो बुखार आ जाएगा, सुबह तक आपकी हालत खराब हो जाएगी और आपको पता चल गया एक दिन के अंदर आपको वायरल हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक है। यहाँ पे आपको धीरे धीरे वो सिम्टम्स डेवलप होना शुरू करते हैं, दैट विल टेक अस जनरली 3 to 5 years, ठीक है। एंड इट इज डिफिकल्ट फॉर द डॉक्टर्स टू डिटरमाइन वेदर द पर्सन गॉट इन्फेक्टेड विद द लेप्रेसी और नॉट, ठीक है। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड ऑन टू द टाइम, द लेप्रेसी कैन बी लीड टू द सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी, disfigurement, permanent nerve damage into the arms, legs, and even loss of a sensations into the body। कि सपोज आपका जो, अगर मान लीजिए उसको सही टाइम पे ट्रीट नहीं करते हैं, जब आपकी एकदम से ही, अगर मैं बात करती हूँ बहुत ही हायर ग्रेड लेवल पे अगर लेप्रेसी हो जाती है, तो पर्टिकुलर जो आपका ऑर्गन रहता है दैट इज नॉट लेफ्ट विद एनी काइंड ऑफ अ सेंस। अगर आपकी सेंसरी नर्व्स ही डैमेज हो जाएंगे, मैं आपको यहाँ पे इससे टच करूं, काट दूं, कुछ भी करूं, यू विल नॉट फील दैट पेन, आपको पेन ही फील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से जब सेंस करने वाली जो नर्व्स है वो डैमेज हो जाएंगी, तो आपके ब्रेन को सिग्नल कौन भेजेगा? सिग्नल जाएगा नहीं तो वो कहेगा भी नहीं कि हाथ हटाओ। जब सिग्नल ही नहीं गया, हाथ नहीं हटाया, तो अल्टीमेटली यहाँ पे अगर आपको डैमेज भी होगा तो यू विल नॉट फील द एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। और उसके केस में अगर यहाँ पे कट हुआ, वूंड हुआ, ब्लीडिंग हो रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, देन अल्टीमेटली दैट लीड्स टू द डेथ। क्लियर? क्योर क्या है? लेप्रेसी इज क्योरेबल, दैट इज क्योरेबल। क्योर करने का मतलब क्या है? आप इसे रोक सकते हो, जो चीजें डैमेज हो गई आप उसे उसे खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। बट जो चीजें अभी आपकी बॉडी में बची हैं, बट दैट कैन बी क्योरेबल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ अ ड्रग नोन एज अ मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसको एमडीटी बोला जाता है, जिसमें क्लोफेजेमाइन इज लाइक एक्टिंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। क्लोफेजेमाइन, रेमिफाइसिन एंड आपका तीसरा डिस्पोसो। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट ड्रग थे। दैट इज हाउ वी हैव कवर्ड द लेप्रेसी। सेकंड न्यूज अगर मैं बात करती हूँ, दैट वाज देयर इन द जून करंट अफेयर्स, दैट वाज द एक्सप्लेन व्हाट इसरोज पोएम प्रोग्राम या पोएम प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्या है। अब पोएम तो कोई, अगर मान लो इस तरीके से आपका क्वेश्चन कैसे आएगा कि इसरो हैज, या फिर इसरो का नाम भी नहीं लिखेंगे, रिसेंटली यू हैव सीन इनटू द न्यूज द पोएम प्लेटफॉर्म। अब पोएम प्लेटफॉर्म डायरेक्टली उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया तो आप क्या लिखोगे? गाना गाएंगे, शायरी करेंगे, शेरो शायरी करेंगे, इस तरीके से मन में ख्याल आएगा। बट आप सोच भी नहीं सकते कि दैट इज लाइक बिलोंग्स टू द इसरो। अब यहाँ पे इसका क्या है, एक तरीके से एब्रीविएशन दिया हुआ है। अब एब्रीविएशन क्या है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे कि इसरो ने यहाँ पे, अब इसरो बेसिकली काम क्या करता है। अब इसरो से नाम अगर रिलेटेड, तो कुछ भी चीज सोच रहे हैं, कोई ना कोई रॉकेट छोड़ रहा होगा, कोई लॉन्चिंग पैड होगा, किसी तरीके का प्लेटफॉर्म होगा। अब प्लेटफॉर्म अगर इंपॉर्टेंट इतना ही था तो सिंपल सी चीज है कि जो वो जनरली काम करता है, इसरो वॉज द गवर्निंग बॉडी, गवर्नमेंट की बॉडी थी, गवर्नमेंट के लिए काम करता, तो दैट वाज नॉट बिकम सो मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है।
हमें इतना ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंस देखने की और करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अब यहाँ पे कुछ तो इसने अलग किया होगा, तो इसने कुछ जो अलग किया, इसने क्या किया यहाँ पे, इसरो क्या कहता है, सक्सेसफुली लॉन्च द पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, जिसका नाम रखा गया पोएम। पीएसएलवी आपको पता है एक रॉकेट लॉन्चर है। ऑर्बिटल, ऑर्बिट करने का मतलब है किसी के अराउंड सर्कलिंग करना। एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, एक एक्सपेरिमेंट करा यहाँ पे उन्होंने, जिसका इस प्लेटफॉर्म का नाम इन्होंने रख दिया पोयम प्लेटफॉर्म। क्लियर? अब क्या है पोयम आपका, अगर देखेंगे तो पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल इज अ प्लेटफॉर्म दैट विल हेल्प टू परफॉर्म इन ऑर्बिट एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग द फाइनल एंड द अदरवाइज डिस्कार्डेड, ठीक है, स्टेज ऑफ इसरोज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है। ठीक है, उसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि सैटेलाइट क्या होती है। पहला काम, ठीक है, पहली चीज जो आपको समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैटेलाइट। आई होप यू ऑल गाइज नो अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैटेलाइट। तो आप ये देखते हो कि सैटेलाइट क्या है। अगर मैं नेचुरल सैटेलाइट की बात करती हूँ, ठीक है, मैं नेचुरल सैटेलाइट की बात करती हूँ, तो नेचुरल सैटेलाइट आपका क्या कहलाता है। नेचुरल सैटेलाइट वो है कि जो भी आपके अर्थ के अराउंड कोई भी अगर आपकी ऐसी अगर सेलेस्टियल बॉडी कोई भी घूम रही है, आपको पता है कि दिस इज सन, सन आपका ऑलमोस्ट सेंटर में नहीं है, इस चीज को याद रखना, दैट इज लाइक आपका इस ऑर्बिटल पोजीशन पे है। ठीक है, कैप्लर्स पोजीशन भी बोलते हैं बहुत जगह इसको। उसके बाद इसके अराउंड सारे लोग आपके कौन है, जितने भी आपके जो प्लैनेट्स हैं, दे आर लाइक रिवॉल्विंग अराउंड। क्लियर? सिमिलरली अर्थ भी इसके अराउंड घूम रहा है। अर्थ के अराउंड कौन घूमता है, मून घूमता है। एस्ट्रॉइड्स और वगैरह वगैरह उनका सर्टेन सिग्निफिकेंट वो है, ठीक है, वेट होना चाहिए उसके हिसाब से, मून होगा, प्लैनेट होगा, एस्ट्रॉइड्स होंगे, मिटियोर्स होंगे, मिट्रॉइड्स होंगे, वो सारी चीजें अलग है। अभी हमें क्या बस ये देखना है कि नेचुरल सैटेलाइट क्या है। तो मून, मून जो है विच इज लाइक रिवॉल्विंग अराउंड टू द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज अ नेचुरल सैटेलाइट। इन अ सिमिलर वे, आपके अर्थ के अराउंड घूमने के लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट भेजते हैं, जिनको हमने बोला जिनको हमने बोला आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, अब ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो आपके रहते हैं, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट से बेसिकली काम क्या करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा रिमोट सेंसिंग के लिए, ठीक है, रिमोट सेंसिंग के लिए इनको यूज किया जाता है, जीपीएस सिस्टम के लिए इन्हें यूज किया जाता है, कम्युनिकेशन के लिए इन्हें यूज किया जाता है, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिटेक्शन, और अगर मैं बात करती हूँ इनके फोरकास्टिंग के लिए इन्हें यूज किया जाता है। तो देर इज अ मल्टीपल यूसेज ऑफ दीज, अगर मैं बात करती हूँ सैटेलाइट। तो यहाँ पे ये तो आपने देख लिया। उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि अर्थ की सर्टेन पोजीशंस होती हैं। ये सपोज अगर मेरा अर्थ है विच इज लाइक नॉट सो स्फेरिकल, स्फेयर टाइप नहीं है, दैट इज लाइक बेंड, आपको पता ही है, थोड़ा सा यहाँ से चपटा है इधर से, ठीक है, दैट इज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स योर ईस्ट एंड आपका वेस्ट। दिस इज योर एग्जैक्ट, अगर मैं बात करती हूँ कि उसकी एक्सेस है विच इज लाइक टिल्टेड, कितनी टिल्टेड है आपको ये चीज पता होगा, एग्जैक्ट डायग्राम यहाँ नहीं बना है, बट ये जो एंगल है, इंक्लाइनेशन एंगल जिसको बोलते हैं, 23.5 डिग्री का है ये। क्लियर? अब यहाँ पे ये जो एंगल है आपका बीच का, और ये मैं अगर बात करूं तो ये आपका नदर्न पोल हो गया, ये सदर्न पोल हो गया। क्लियर है, दो पोल है, तो ये हुआ पोलर। ये अगर मैं ऑर्बिट इस तरीके से इसके अराउंड बना दूं अर्थ के, लाइक वेट अ मिनट, आई एम मेकिंग इट अगेन। सपोज आपका ये है अर्थ, ठीक है, ये आपका इक्वेटर हो गया, ये आपका एग्जैक्ट पोल हो गया, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। ठीक है, तो जो भी इलेप्टिकल ऑर्बिट आप यहाँ पे बना रहे हैं अराउंड द पोल्स, तो दिस इज कॉल्ड एज अ पोलर, पोलर ऑर्बिट। मैंने इक्वेटर के अराउंड एक ऑर्बिट बना दिया कि एक सैटेलाइट ऐसे करके घूम रही है, एक सैटेलाइट ऐसे करके घूम रही है, तो जो पोल्स के अराउंड घूम गई वो आपका पोलर ऑर्बिट हुआ, जो इक्वेटर के अराउंड घूम गई वो आपका इक्वेटोरियल आपका ऑर्बिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ, जो सैटेलाइट्स के लिए लॉन्च करने के लिए जो भी व्हीकल्स आप यूज करते हो, विच इज लाइक सेंडिंग योर सैटेलाइट अराउंड द पोल्स, दैट इज कॉल्ड एज अ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब सैटेलाइट खुद तो जाती नहीं है, सैटेलाइट को बिठा के कोई व्हीकल लेकर जाएगा, कोई एक आप कोई वाहन भेजेंगे। तो उसी को बोला गया कि पोलर सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल यूज होता है, जो रॉकेट बेसिकली हम कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पीएसएलवी। अब पीएसएलवी क्या है, अगर आप देखेंगे तो पीएसएलवी क्या है, एक 4 स्टेज रॉकेट है, 4 स्टेजेस में लॉन्च किया जाता है। ठीक है, 4 स्टेजेस में लॉन्च किया जाता है, विच इज द फर्स्ट 3 स्पेंड इनटू द फॉल बैक ऑन टू द ओशन। मतलब देखो, किसी भी चीज को लॉन्च करने के लिए आपको पता है हर चीज में आपको फ्यूल पड़ता है। ठीक है,
कोई भी लॉन्च व्हीकल है, कोई भी रॉकेट है, वो ऐसे हवा पानी से नहीं जाता है, उसके लिए कोई ना कोई फ्यूल लगता है। अब फ्यूल, आपको पता है कि जैसे आप रॉकेट कभी भी लॉन्च होते हुए देखा होगा, आपने देखा होगा हाउ मच एनर्जी इट रिड्यूस, ठीक है, कितना ज्यादा आग बाहर को निकालता है। तो उसको प्रोपेल करने के लिए देयर मच अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो वो जो एनर्जी यूज होती है इस पर्टिकुलर फ्यूल को यूज करने में, वो फ्यूल यहाँ पे आपका क्या होता है, वो अपने डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में यूज होता है। कि पहले जमीन से उसे उठाने में जो पर्टिकुलर फ्यूल यूज होगा वो एक इंजन से यूज हो जाएगा। इसमें सेकेंड इंजन होगा, वो एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद यूज होना शुरू करेगा उस वाले इंजन का फ्यूल। थर्ड इंजन का फ्यूल होगा, उसको और थोड़े बाद में यूज करना शुरू करेगा, ठीक है। फिर चौथा फ्यूल क्या करेगा, चौथा फ्यूल क्या करेगा, जब फाइनली आपका जब यूज हो रहा होगा और आपके सैटेलाइट को वो लॉन्च कर देगा, तो वो जो फाइनली जो एक उसका पार्ट होगा, जो लास्ट स्टेज तक, जो उसका लॉन्च व्हीकल होगा, जो लास्ट स्टेज तक गया सैटेलाइट को जस्ट ड्रॉप आउट करने के लिए अपने ऑर्बिट में, उससे पहले अब उसका काम क्या होगा, जो वो खाली केस बचा, उसने सैटेलाइट को तो छोड़ दिया, अब वो खाली बचा, वो क्या करेगा, तो या तो वो डेब्रिस बन के आसमान में घूमेगा, ठीक है, डेब्रिस मतलब वेस्ट जिसको बोला गया, वो वेस्ट बन के या तो आसमान में घूमेगा, या वो क्या करेगा, अब जो एक नई टेक्नोलॉजी यूज करी गई, जो पोएम प्रोग्राम यूज किया गया, उसमें उन्होंने वो जो लास्ट स्टेज जो रॉकेट आपका बचा, उसको एज अ सेटल्ड प्लेटफॉर्म की तरह यूज करा जाने लगा सैटेलाइट के लिए। या फिर इसका तीसरा क्या होता है कि दैट विल ऑल्सो कम बैक टू द ओशन, वो नीचे अपना आ जाए वापस, कि आओ भाई अपन चलते हैं, बाय बाय। तो ये चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो पीएसएलवी यूज किया गया, इट्स अ 4 स्टेज रॉकेट where the first three spin and fall back onto the ocean, and the final stage PS4 after launching the satellite into the orbit ends up into the space junk। तो वो क्या है कि वो अपना क्या होता था, जो चौथा स्टेज था, वो सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद स्पेस में रहेगा, किसकी तरह, एज अ जंक की तरह, एज अ वेस्ट की तरह, एज अ डिब्रेस की तरह, कुछ भी आप शब्द यूज कर सकते हो, ठीक है। हाउएवर इनटू द पीएसएलवी C-53 मिशन, लेकिन जब इसका पीएसएलवी का C-53 मिशन भेजा गया, और जो ये फाइनल स्टेज रॉकेट जो आपका बाहर गया, जिसने सैटेलाइट को फाइनली आपके ऑर्बिट में लॉन्च किया, उसको फिर वहीं पे यूज किया जाने लगा। नाउ दैट इज नो मोर यूज एज अ स्पेस जंक, उसको एक तरीके से वेस्ट मटेरियल अब नहीं रहा, उसको यहाँ पे स्टेबलाइज प्लेटफॉर्म की तरह यूज किया जाने लगा टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। वहां पे वो रहा, वो वापस इस तरीके से, यानी कि फालतू में अपना उसका काम खत्म हो गया, दूध की मक्खी निकल गई, नहीं सॉरी मक्खी, आई एम वेरी सॉरी, मतलब दूध में से मक्खी निकाल दी, उसे फेंक दिया, उसका काम खत्म हुआ, अब तुम चलो राम राम। तो ऐसा नहीं करा उन्होंने, क्या करा, अब उसको भी एज अ यूजेबल एक तरीके से इक्विपमेंट की तरह यूज किया जा रहा है, ठीक है। पेलोड्स के बारे में अगर मैं और बताऊंगी कि पीएसएलवी में क्या होता है पेलोड्स का मतलब, तो आप देखोगे कि पोएम इज कैरिंग कितना पेलोड, मतलब वेट कितना उठा सकता है, पेलोड मतलब वेट कितना उठा सकता है। तो पेलोड की अगर मैं बात करती हूँ, दैट कैन कैरी द 6 पेलोड, ठीक है, इंक्लूडिंग 2 फ्रॉम जो यहाँ पे से C-53 आपका लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे इसको क्या कराया गया, दैट इज वॉज कैरिंग द 6 पेलोड्स, 6 सैटेलाइट्स लेकर गया था, इंक्लूडिंग 2 फ्रॉम इंडिया, जिसमें बोला गया कौन कौन सी, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जिसमें आप अगर मैं इस वाली न्यूज में अगर बताऊं क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो पीएसएलवी ऑर्बिटल या पोएम प्रोग्राम है किसका, नासा का है, ठीक है, जक्सा का है, ठीक है, इंडिया का है, या फिर इसरो का है, किसका है, ठीक है, पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म किसका है, तो दैट इज लाइक बिलोंग्स टू इसरो, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके अंदर कौन सा जो लॉन्च व्हीकल है यूज किया जा रहा है, पीएसएलवी यूज किया जा रहा है। पीएसएलवी कैसा स्टेज रॉकेट है, 4 स्टेज रॉकेट है, 4 स्टेज रॉकेट है, डिफरेंट तरीके के फ्यूल यूज होते हैं, सॉलिड है, लिक्विड फ्यूल है, क्रायो फ्यूल है, क्रायो मतलब ठंडा, एकदम कोल्ड कर दिया गया, उसे कंप्रेस कर दिया गया, वैसा फ्यूल है, ठीक है, किस तरीके का फ्यूल है। उसके बाद जो आपका लॉन्च व्हीकल जो आपका 4th स्टेज डाला जा रहा था C-53 मिशन में पीएसएलवी में, अंडर द पोएम प्रोग्राम के अंडर, तो उसको वहां पे जाके क्या हुआ, दैट विल बिकम अ स्पेस जंक और बिकम अ स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म। तो नाउ इट इज लाइक यूज्ड एज अ स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म। मैं बात करती हूँ कितने पेलोड्स लेकर गया था ये पर्टिकुलर मिशन, तो यहाँ पे 6 पेलोड लेकर गया था, जिसमें से 2 इंडिया के थे, ठीक है। और इंडिया के वो कौन से थे, हमें बाहर वालों के बारे में इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं, बट हाँ, इंडिया वाले जो पेलोड्स वो लेकर गया था, दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप एक चीज दूसरी सोचने की है कि अगर वो बाहर वाले भी लेकर गया था, तो नाउ इट इज एक्टिंग एज अ एक तरीके से प्राइवेट पार्टनरशिप में वो काम कर रहा है, ठीक है, अब वो कमर्शियलाइज हो रहा है। पहले की अगर मैं बात करती हूँ, तो जो सैटेलाइट्स यूज किए जाते थे, दैट इज लाइक मोर ऑफ अ गवर्नमेंट उसको केवल होल्ड करेगी, और गवर्नमेंट सैटेलाइट्स ही होंगी जितनी भी बाहर जाएंगे। बट दैट इज लाइक द आपका इस बार क्या हुआ है इसमें,
कि गवर्नमेंट इज लाइक ऑल्सो गिविंग द प्लेटफॉर्म टू द प्राइवेट पार्टनर्स ऑल्सो। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ कि इंडिया ने फर्स्ट टाइम फ्रॉम इंडियन स्पेस स्टार्टअप दिगांतरा, ठीक है, फॉर मेकिंग द मैप ऑफ अ स्पेस रेडिएशन। इसका काम क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रेडिएशन डेब्रिस इनटू द एनवायरमेंट या फिर स्पेस में अगर आपका किसी भी तरीके का वेस्ट है उसको स्टडी करेगा, ऑर्बिट्स को स्टडी करेगा। दूसरा है ध्रुव स्पेस, ठीक है, इज अ फुल स्टैक ऑफ अ सैटेलाइट डेवलपमेंट, कि कैसे आप सैटेलाइट का डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनका लॉन्च कैसा है, उनका डिप्लॉयमेंट कहाँ पे होना चाहिए, उनका ऑपरेशन कैसा होना चाहिए, उनके मेंटेनेंस सर्विसेज को मेंटेन करेगा या चेकआउट करेगा, उस पर क्रॉस बैलेंस रखेगा। तो दैट इज लाइक अ ध्रुव। तो दो स्पेस सैटेलाइट्स आपके भेजेगा, जिसका नाम था, फर्स्ट इज लाइक ध्रुव और दूसरा आपका था दिगांतरा, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ अब इस प्लेटफॉर्म का, जो आपने ये पोयम जो लॉन्च किया, उसका बेनिफिट हमें क्या होगा। So the incursions of the two laid onto the ground for more public-private partnership. As such, जैसे आपको समझ आ चुका है, to be facilitated by the ISRO, ठीक है। कौन सा प्रोग्राम है, इंडियन स्पेस, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जिसको कोड वर्ड आपका दिया गया है या एब्रीविएशन दिया गया है, इन स्पेस। तो इन स्पेस अब किस लिए यूज हो रहा है, वो आपका प्राइवेट पार्टनरशिप भी कर रहा है, गवर्नमेंट के साथ साथ आपके प्राइवेट सैटेलाइट्स को भी वो लॉन्च करेगा। पहला बेनिफिट क्या होगा कि आपके यहाँ पे सैटेलाइट्स की रीच बढ़ जाएगी, पैसा का जो इंकल्जन आपका गवर्नमेंट की साइड से होता है, गवर्नमेंट का थोड़ा सा पैसे का जो इन्वॉल्वमेंट है, लगाना है, वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। प्राइवेट लोगों के लिए पार्टनरशिप अगर वो यहाँ पे हो रही, तो दैट विल लाइक इनहांस बूस्ट द इकोनॉमी ऑल्सो। और अगर आप किसी के सैटेलाइट को लॉन्च करें तो दे आर पेइंग फॉर यू, ठीक है, दे आर पेइंग फॉर यू, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इस तरीके से यहाँ पे बढ़ेगा अच्छी तरीके से। मैं इन स्पेस की बात करती हूँ कि इन स्पेस अब कौन है। अगर मैं सोच के देखूं, अगर आप यही न्यूज को अगर आप पढ़ते, तो यू विल नॉट गोइंग टू फाइंड आउट कि ये चीजें क्या है। इन स्पेस लिखा है, ठीक है, इन स्पेस लिखा है, फुल फॉर्म पता है मुझे क्या है, बट हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन स्पेस क्या है। इन स्पेस इज अ नोडल एजेंसी अपॉइंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस, जिसे डॉस भी बोला जाता है, विच ऑथराइज अ नॉन गवर्नमेंटल एंटिटी, विच ऑथराइज as a non-government entity which is use ISRO infrastructure। ये आपका इंस्पेस क्या है, नॉन गवर्नमेंटल है, गवर्नमेंटल नहीं है, लेकिन क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की ही एंटिटी है, विच ऑथराइज, ठीक है, क्या है वो, इट इज यूजिंग द ऑथराइज प्लेटफॉर्म ऑफ इसरो, ठीक है, फॉर द इसरोज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टू द इसरोज लॉन्च फैसिलिटीज। वो इसरो को गवर्नमेंट चीजों को यूज करके, बट प्राइवेट लोगों को यहाँ पे क्या दे रही है, अपनी तरीके से काम करने का मौका दे रही है, ठीक है। हैज इसरो repurposed and used the PS4 रॉकेट एज अ जंक earlier? क्या इसरो ने पहले भी किया था, या ये एकदम ही चमत्कार कर दिया हो इसरो ने? तो चमत्कार नहीं है, इससे पहले भी ये काम हुए हैं। तो इंडियन स्पेस एजेंसी थी, ठीक है, first demonstrate the capability of the PS4 as an orbital platform in 2019 also with the PSLV C-44 mission। क्लियर है, इसको याद रखेगा। तो here we have completed the second news। थर्ड न्यूज was there in the June was like आपका क्या था कि 7 स्टेट अमंग्स टू द टॉप अचीवर्स इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग रिपोर्ट 20, अगर मैं बात करती हूँ 2020, क्लियर। अब आप देखो बेसिकली ये है क्या। अगर न्यूज को अगर मैं बात करूं या मैं न्यूज को पढ़ूं, तो आप ये देखोगे कि अकॉर्डिंग टू द कॉमर्स इंडस्ट्री बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, जिसको ब्रैप बोला गया था, रिस्पॉन्डिंग इंक्लूड टू द 301 रिफॉर्म पॉइंट्स कवर द 15 बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज like access to the information single window और environment sectoral reforms and dash dash dash, ठीक है। तो बेसिकली बिजनेस को ईज करने के लिए यहाँ पे कुछ आपके रिफॉर्म जो रैंकिंग थी वो दी गई थी, किसने दी थी, ब्रैप ने दी थी 2020। अब इसको देने का कारण क्या था, जरूरत क्या थी, उन चीजों के बारे में हम देखेंगे। ब्रैप क्या है वो हमें पता होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है, क्यों ये रैंकिंग दी जाती है, दीज आर द सर्टेन क्वेश्चन वी आर गोइंग टू एड्रेस इन दिस न्यूज, क्लियर। किसी भी न्यूज को आप पढ़ रहे हो तो पहले पता होना चाहिए वो है क्या, उसके बाद वो क्यों है, ठीक है, उसके अंदर की प्रोविजंस क्या है, उसका पॉलिटिकली, इन्वायरमेंटली, उसका इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो उन चीजों के बारे में भी आपको देखना चाहिए। अब मैं अगर बात करती हूं तो पहला काम है कि वो अगर रिपोर्ट थी तो रिपोर्ट दी किसने, ठीक है। तो हम देखते हैं रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इनका नाम याद रखना है, कौन सी मिनिस्ट्री थी, कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री हैज रिलीज अ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, ईओडीबी बैंकिंग रैंकिंग विच इज बेस्ड ऑन टू द आपका ब्रैप बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, जो आपकी कब की थी, 2020 की रिपोर्ट, आपका रिपोर्ट 2020 उन्होंने रिलीज करी।
क्लियर? व्हाट इज द रैंकिंग इज ऑल अबाउट? अगर हम देखते हैं तो इट इज फॉर द टॉप टू बूस्ट द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। अगर कहते हैं ना स्कूल में आपने एक ही क्वेश्चन का आंसर दे दो, टीचर कहते बड़ा शाबाश शाबाश शाबाश, तो आप वही शाबाशी लेने के लिए आप क्या करोगे, दोबारा और मेहनत करोगे, घर पे पढ़ोगे और दोबारा से आप पढ़ोगे। ठीक है? सपोज अगर प्रीलिम्स क्लियर हो गया, पहली बार में प्रीलिम्स क्लियर हो गया, चाहे बीपीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, बड़ी खुशी मिलती है अंदर से, अरे यार इस बार तो मेंस हम ही लिखेंगे और बिल्कुल इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। ठीक है, ऐसा होता है ना, तो दैट विल बूस्ट यू। तो टू बूस्ट द न्यू, आपको पता है कि मेक इन इंडिया के अंदर, ठीक है, मेक इन इंडिया के अंदर अगर मैं बात करती हूँ, देयर आर मेनी ऑफ द स्मॉल, अगर मैं बात करती हूँ इन्वेस्टर्स आर कमिंग जो अपने नए नए बिजनेसेस को लॉन्च कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो उन लोगों को, अगर वो लोग कोई काम कर रहे हैं, नए नए बिजनेस लॉन्च हो रहे, तो उन लोगों को थोड़ा बूस्ट करने के लिए कॉम्पिटेटिव भावना बनी रहे। ठीक है, इसलिए टू बूस्ट द इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, फॉस्टर्स अ बिजनेस फ्रेंडली क्लाइमेट, ऑगमेंट द ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस, कि बिजनेस को आप आराम से शुरू कर सको, जिसमें ज्यादातर कोई प्रॉब्लम्स ना हो, सिचुएशंस इस तरीके की ना आए। ठीक है, across the country by introducing the element of a healthy competition. It's not a throat cut competition, healthy competition through a system of assessing the states based on to the performance of the BRAP. अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे स्टेट्स की जगह अगर यहाँ पे मैंने सिटीज लिख दिया, तो ध्यान रखिएगा यहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट अगर यूपीएससी के लिए अगर आप देखते हो तो वहां पे आपको क्या है, डायरेक्ट स्टेटमेंट ऐसे दे दिया जाएगा और यहाँ पे स्टेट्स की जगह सिटीज लिख दिया, कंट्रीज लिख दिया, पर्टिकुलर बिजनेसेस लिख दिया। तो वहां पे आपको देखना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर स्टेट को एसेस किया जा रहा है। किसको एसेस कर रहे हैं? हम स्टेट्स को देख रहे हैं कि स्टेट्स में किस तरीके से अपने यहाँ पे बिजनेसेस को प्रमोट करने का हेल्प आउट कर रही है। पैरामीटर्स क्या होंगे? पैरामीटर्स रहेंगे आपके इंक्लूड द वेरियस एरिया सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ परमिट, कि आप जो परमिट देते हो छोटे मोटे बिजनेसेस के लिए, बड़े बिजनेसेस के लिए, उसके लिए आप क्या क्या रेगुलेशंस यूज कर रहे हो, लेबर रेगुलेशंस आपके लेबर फ्रेंडली है या नहीं है, लेबर्स के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट आप रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, कि वो आए और बेचारों को दिहाड़ी पे यूज किया और भिगा दिया। ठीक है, उनका किसी भी तरह की कोई वैल्यू नहीं रही, उनको पैसा एडिक्वेट मिल रहा है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस उनकी अच्छी है नहीं है, एनवायरमेंटल रजिस्ट्रेशन की जो भी आपने बिजनेस आप बना रहे हो या करने जा रहे हो, लॉन्च करने जा रहे हो, उसका कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट तो नहीं है। असेस टू द इंफॉर्मेशन की वो जो दे रहे हैं इंफॉर्मेशन, ये ना हो 4 दिन में पैसा डबल, आपने बिजनेस को ओपन कर लिया, लोगों को एम्प्लॉय कर लिया, अपना बेनिफिट बनाया, लोगों से पैसा मारा और भाग गए, ऐसा तो नहीं होगा। लैंड एवेलेबिलिटी है पर्टिकुलर या नहीं है, और सिंगल विंडो सिस्टम वहां पे इन सारे मेजरमेंट्स के ऊपर एक पर्टिकुलर स्टेट को असेस किया जाएगा। स्टेट रैंकिंग दी गई है जिसमें टॉप अचीवर्स थे आपका आंध्रा, फिर सेकंड पे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब और तेलंगाना एंड तमिलनाडु। ठीक है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ये 2020 का आपका दिया गया था। मैं अगर बात करती हूँ क्या फाइंडिंग्स रहे ईओडीबी की, तो आप देखोगे टॉप अचीवर्स में आंध्रा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब, तेलंगाना एंड तमिलनाडु कैटेगराइज एज अ टॉप अचीवर्स। तो अब आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये जो ईओडीबी ने दिया, अपनी जो रैंकिंग दी, इसकी रैंकिंग का बेसिकली ये किन कैटेगरीज में दिया गया। तो बेसिकली आपकी 4 कैटेगरीज थे यहाँ पे। 4 कैटेगरीज कौन कौन से हैं? जिसमें आपकी पहली थी टॉप अचीवर्स की कैटेगरी, दूसरी थी आपकी अचीवर्स की कैटेगरी, तीसरी इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम एंड चौथा आपका एस्पायरर, जो बेचारे बिल्कुल ही फसड्डी से रह गए, तो उनको कहते नहीं बेटा रोना नहीं, तुम्हें हम एस्पायरर्स की कैटेगरी में, तुम एस्पायर कर सकते हो, यू कैन ग्रो। तो वो तारीफ करी गई है उधर पे ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो टॉप अचीवर्स में अगर मैं बात करती हूँ तो आंध्र, गुजरात ये आप देख चुके हैं। मैं अचीवर्स की कैटेगरी में बात करती हूँ तो आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश आर द अदर स्टेट कैटेगराइज एज अचीवर्स कैटेगरी। इमर्जिंग में आपका मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हो कि वो स्टेट्स है जो विच इज लाइक स्मॉल इन नंबर, स्मॉल इन द आपका एरियाज, एंड दैट इज लाइक मोस्टली नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स है। कश्मीर वॉज कंसिडर टू बी द बिजनेस इमर्जिंग इकोसिस्टम्स। एंड अगर बात करती हूँ एस्पायरर्स की, तो दैट इज लाइक गोवा, असम, केरला, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, वो कैटेगराइज एज एस्पायरर्स। तो ये निखर जाएंगे, संवर जाएंगे टाइप ऑफ। क्लियर? तो हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रैप की। तो ब्रैप क्या है? आपका सबसे पहले 2015 में लॉन्च हुआ। बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि कौन सा स्टेट आपके बिजनेसेस के लिए, जो लोकल लोग काम कर रहे हैं, जो ग्रोथ लोग काम कर रहे हैं, उनको किस तरीके से आपका एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड कराता है कि जिससे वो और ज्यादा बिजनेस आपका ग्रो कर पाए। ठीक है, इंट्रोड्यूस टू इनकरेज द हेल्दी कॉम्पिटिशन बिटवीन द स्टेट्स, दिस वुड हेल्प इन अट्रैक्टिंग द इन्वेस्टमेंट, इंक्रीजिंग द ईज ऑफ बिजनेस इन ईच स्टेट। अगर बात करती हूँ तो कौन आपने क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड, तो डीपी आईआईटी सिंस 2014 इसको रूल कर रही है, हैज बीन असेसिंग
the state and UTs to they perform the implementation prescribed reform to the BRAP exercise. So far, the assessment of the UTs have been released for the 2016, 17, 18, 19 और 22 तक यहाँ पे ये दिया गया है. क्लियर? ब्रैप 2020 की मैं बात करती हूँ. रिपोर्ट इंक्लूड आपका 301 मतलब 301 रिफॉर्म पॉइंट्स दिए गए थे, जिसमें से आपके दैट कवर द 15 बिजनेस को कम 15 बिजनेस रेगुलेटिंग एरियाज आपके रखे गए थे, जिनमें से कुछ आपके थे कि आपका सिंगल विंडो सिस्टम आपने कितना किया. अच्छा, पहले तो सिंगल विंडो सिस्टम पता होना चाहिए. सिंगल विंडो सिस्टम अगर सपोज मान लो मैं एक ऐप बनाती हूँ, ठीक है, आई कैन, जैसे आपने सुना होगा वन कार्ड वन नेशन वाली थ्योरी भी चल रही है कि वो एक पर्टिकुलर कार्ड बनेगा, उससे आपका आइडेंटिफिकेशन, आपका बिल, आपका पैसा, आपका मेट्रो कार्ड, आपका दुनिया के कार्ड, राशन के कार्ड, मेडिकल कार्ड, सारी फैसिलिटीज को आप एक कार्ड से एक्सेस कर सकते हो. एक जगह है जहां से आप हर चीज को एक्सेस कर सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगल विंडो सिस्टम. एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में या फिर आप जो लॉन्च कर रहे हो उसमें आप इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सेस कर पाते हो, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सेस कर पाते हो उसकी, तो वो सारी चीजों के बेसिस पे. दूसरा, अगर मैं बात करती हूँ लेबर एनवायरमेंट सेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में, एंड द अदर रिफॉर्म्स रिफाइनिंग स्पैनिंग टू द लाइफ साइकिल ऑफ अ टिपिकल बिजनेस. आपने देखा होगा बिजनेसेस ओपन बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन बहुत जल्दी वो ठप हो जाते हैं. रीजन, पहली चीज तो उसकी डिमांड नहीं हो रही है, जो भी चीज वो बना रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू रेगुलेट द लेबर, जो उसकी कॉस्टिंग आ रही है माइट बी दैट इज वेरी हाई, या बहुत सारे इश्यूज आपके हो जाते हैं जिसकी वजह से जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं या बड़े भी होते हैं, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव. तो फॉर मेकिंग देम सर्वाइव की स्टेट क्या क्या काम कर रहा है, कैसे उन्हें हेल्प कर रहा है, तो वो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. सेक्टोरल रिफॉर्म्स की मैं बात करती हूँ, हैव बीन इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम. सेक्टर्स के हिसाब से रिफॉर्म दिए गए कि अगर बिजनेस सेक्टर में, अगर ये आपका मेडिकल हेल्थ सेक्टर है, इन्वायरमेंटल सेक्टर का है, कुछ आपका ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, एजुकेशन सेक्टर है, किस तरीके का बिजनेस है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस के लिए भी सेक्टर्स रिफॉर्म किए गए आपका ब्रैप में 2020 में, वेर इन 72 रिफॉर्म्स हैव बीन आइडेंटिफाइड अक्रॉस टू द 9 सेक्टर्स. नेमली द ट्रेड देखा गया, उसका लाइसेंस देखा गया, ट्रेड लाइसेंस, हेल्थ केयर, लीगल मेट्रोलॉजी, सिनेमा हॉल्स किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं. आपने देखा 2020 हिट हार्डर, ठीक है, इन ऑल द सेक्टर्स. अगर आपने देखा होगा कि उस समय पे एजुकेशन सेक्टर वो आपका डाउन चला गया, मेडिकल सेक्टर तो चलो बूस्ट करा इकोनॉमी बहुत हद तक, लेकिन बहुत जगह पे आपने देखा मेनी ऑफ द शॉर्टेजेस दे हैव फाउंड. आपने देखा कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, आपने देखा मेडिसिन की कमी हो गई, पीपीई किट की कमी हो गई, तो दैट इज लाइक वी आर परचेजिंग फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है, ऑल दो अगर देखें कि दवाइयों की जो खरीद फरोख्त हुई उसमें जो आपका मेडिसिन थे वो बहुत ज्यादा डिमांड में थे, डिमांड तो बढ़ी लेकिन सप्लाई चेन तो नहीं प्रॉपर हो पाई ना, तो वो सप्लाई चेन की साइड पे किसी भी तरीके की प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस ना आए, उसलिए यहाँ पे मेडिकल सेक्टर्स के लिए भी बहुत ज्यादा, हॉस्पिटैलिटी मैं बात करती हूँ, अगर मैं फायर एनओसीज की बात करती हूँ, टेलीकॉम्स, मूवी शूटिंग्स एंड टूरिज्म, इन सारे सेक्टर्स को भी डेवलप करने की बात कही गई. ठीक है, तो दैट इज हाउ दैट आपका, अगर मैं बात करती हूँ दैट पर्टिकुलर, अगर बात करती हूँ आपका कि ये आपका जो था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग को ब्राप देता है, सो दैट आई कैन एनालाइज कि किस तरीके से आपकी स्टेट्स की ग्रोथ हो रही है. ठीक है, तो आज हमने अपनी ये 3 न्यूज को कवर किया. दैट इज हाउ वी ended up today. That is all for the today's class. We'll start with a new topic just which is called as a C53 PSLV mission in our tomorrow's lecture. Thank you. That's all for today. Have a good day, everyone.